हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे स्पीडी का पेज नंबर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास, नोबेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण तथ्य और नरेगा एवं मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मतलब भारत देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में की थी। शिक्षा पर जो प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी, प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी, किसके सरकार में? तो इंदिरा गांधी के सरकार में की थी। कब की थी? तो 1968 में। कब की थी? तो 1968 में की थी। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा जो की गई थी इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में की थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के रिपोर्ट 1964 से 66 पर आधारित थे। प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के रिपोर्ट 1964 से 66 पर आधारित थे। 64 से 66 पर आधारित थे। दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा राजीव गांधी ने 1986 में की। राजीव गांधी ने कब की? 1986 में की। 1952 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें संशोधन किया था। दूसरी जो शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, किसने की थी? राजीव गांधी ने की थी। राजीव गांधी की थी कब की? तो 1966 में। कब? तो 1986 में की थी। और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसका संशोधन किया था। सरकार ने संशोधन, यानी दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा जो की थी, किसने की थी? तो राजीव गांधी ने की थी 1986 में। कब की थी? तो 1986 में। और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें संशोधन किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। ये 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 शैक्षिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। यानी नई शिक्षा नीति जो है 2020 5+3+3+4 शैक्षिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। तीसरी नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। यानी तीसरी जो नीति है, तीसरी नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या हो गया? तो शिक्षा मंत्रालय हो गया। जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक हो गए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में किया था। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। कब की थी? तो 1835 में की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में की थी। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ। सेटलर आयोग का 1917 में हुआ था। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1882 में। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 में। और सेटलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में। सेटलर आयोग 1917 में हुआ था। मतलब शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन जो हुआ था वो था 1882 में। और सेटलर आयोग का कब हुआ था? 1917 में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है। भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। कब? तो 1792 को। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है 1902 में। कब? 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। मतलब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो किया गया था 1902 में किया गया था।
तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। शासक कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था। 26 अगस्त 1982 को। यानी देश का जो प्रथम खुला विश्वविद्यालय था वो कौन था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 26 अगस्त 1982 को। 26 अगस्त 1982 को। 26 अगस्त 1982 को हुए थे। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय मतलब इग्नू की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 20 सितंबर 1985 को। 20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 20 सितंबर 1985 को हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। यूजीसी का स्थापना 1956 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 को हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 को हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 को हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? तो 1921 में। कब? 1921 में। 1921 में। देश का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1887 में हुई थी। यानी देश का जो पहला आईआईटी संस्थान है वो कौन सा है? आईआईटी खड़गपुर। देश का पहला जो आईआईटी संस्थान है कौन? आईआईटी खड़गपुर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और इसका प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ था? रुड़की। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ था? रुड़की था। और इसकी स्थापना कब? 47 में। सॉरी 1847 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो कहाँ किया था? तो कोलकाता में किया था। यानी विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यानी भारत में जो शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, मौलिक अधिकार लागू हुआ कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। भारत में जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू हुआ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई और विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में की गई थी। 1857 में की गई थी। यानी कोलकाता, मद्रास और मुंबई। कोलकाता, मद्रास और मुंबई की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1857 में की गई थी। अब पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। यानी नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है किसके? स्वीडन के रसायनज्ञ थे। स्वीडन के रसायनज्ञ थे कौन थे? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 उनका था मतलब जीवन काल। 1833 से 96 उनका जीवन काल था कि पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता था। उनकी पुण्यतिथि का स्मृति में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। अल्फ्रेड ने 1867 में किसको खोजा था? तो डायनामाइट को। तो अल्फ्रेड ने डायनामाइट को कब खोजा था? तो 1867 में खोजा था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होती हैं। यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी।
कब दिया जाता है? तो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम है। कहाँ? स्टॉकहोम में यानी स्वीडन में। स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिया जाता है। ओस्लो यानी नॉर्वे में। ओस्लो नॉर्वे में। कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों यानी भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य और शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें कि भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ में उपलब्ध में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रोंगर फ्रिस नॉर्वे एवं जैन टीन बर्जन हॉलैंड को प्रदान किया गया था। यानी अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया था स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य मतलब कितनी वर्ष में? 300वीं अपनी जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था और 1969 में पहली बार रोंगर फ्रिस नॉर्वे का था एवं जैन टीन बर्जन ये हॉलैंड का था, इनको दिया गया था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को जो है वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है ये भौतिकी रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार क्या करती है? नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। ये बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोरटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। यानी देखो बैंक ऑफ स्वीडन जो है ये अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोरटिंग किसके लिए? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। यानी बैंक ऑफ स्वीडन ये अर्थशास्त्र के लिए और नॉर्वे की संसद स्टोरटिंग शांति के लिए प्रदान करती हैं। कोरोलिन्स्का चोरिजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। यानी कोरोलिन्स्का जो है चीरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन में है। शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए प्रदान करते हैं। किसके लिए? चिकित्सा के लिए। मतलब कोरोलिन्स्का जो है चीरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन में ये कौन ये विज्ञान के लिए मतलब शारीरिक विज्ञान के लिए और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मतलब भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहले एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो महिला थी भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर तो पुरुष थे, तो पहली जो महिला थी भारतीय वो कौन थी? मदर टेरेसा, जिन्होंने 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम थे वो कौन थे? तो प्रोफेसर अब्दुल कलाम आज़ाद थे। प्रोफेसर अब्दुल कलाम। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार
विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 थे। यानी विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन थे। सीवी रमन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1930 में मिला था। 1930 में मिला था। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 7.11 करोड़ दिए गए थे। 7 करोड़ 11 करोड़ दी गई थी। इन नोबेल पुरस्कार जो है 2019 के लिए 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 7.11 करोड़ दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाले पहली महिला मैडम क्यूरी। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए यानी नोबेल पाने वाली पहली जो महिला थी वो कौन थी? मैडम क्यूरी के लिए तो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र से में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। 3 से अधिक व्यक्ति एक बार नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। अब तक कितने बार को 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया? कौन नोबेल पुरस्कार जो है अब तक कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब नियम बना कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो 1974 में। कब बना? तो 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत जो है अब किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष हैं, जिसे 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र का जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की कौन थी? मलाला यूसुफजई थी। कितने वर्ष की? तो 17 वर्ष की थी। कब मिला था? 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब पढ़ेंगे नरेगा एवं मनरेगा के बारे में। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा जो है, नरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये हिंदी में हुआ। नरेगा का जो पूर्ण रूप क्या हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कब किया गया? तो 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी अधिनियम की नरेगा का जो संसद में कब पारित किया गया? तो 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया संसद में पारित होने के बाद मतलब कि सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। कब किया गया अधिसूचित? सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को कब? 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ था। इसका जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को जो नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन द्रेंज बेल्जियम ने किया था। नरेगा के जो पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार किसने किया था? जीन द्रेंज कहाँ के थे? तो जीन द्रेंज बेल्जियम के थे। तो बेल्जियम के थे।
अब बोल रहा है कि नरेगा को जो मनरेगा का दिया, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम कितने दिन, तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होती है। महिला भागीदारी कितनी होती है, 33%। बोल रहा है कि मनरेगा जो योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम कितने दिनों का, 100 दिनों का, न्यूनतम 100 दिनों की, यानी साल भर में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं का भागीदारी कितना है, 33%। महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, यानी 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी, मजदूरी मिलेगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस योजना के अंतर्गत जो है ना, निवास स्थान मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। अगर हम उससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो हमको 10% का अतिरिक्त मजदूरी मिलेगा, 10% का अतिरिक्त मजदूरी मिलेगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल है। यानी इस योजना के तहत जो है कार्य की अवधि कितने घंटा, 7 घंटे तथा सप्ताह में कितने दिन, 6 दिन ही काम करना है, ठीक है। और प्रथम चरण 2006 से 2007 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिलों तथा द्वितीय चरण 2007 से 2008 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। यानी इसका प्रथम चरण जो था वो कब था, 2006 से 2007, प्रथम चरण 2006 से 2007 था। इस योजना के अंतर्गत मतलब 27 राज्यों के 200 जिला, 27 राज्य के 200 जिलों तथा द्वितीय चरण जो हुआ था कब हुआ था, 2007 से 2008 में देश के लिए 130 जिलों में शामिल किया गया था। यानी प्रथम चरण जो था वो था 2006 से 2007 में, उसमें तक 27 राज्य का 200 जिला था, 27 राज्य में थे 200 जिलों में कार्य चल रहा था। उसके बाद द्वितीय चरण जो हुआ 2007 से 8 में, उसमें देश में कितना हुआ, 130 जिले में चल रहा था, 130 जिले में चल रहा था। अब है तीसरा चरण 2008 से अब तक 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए। यानी तीसरा चरण जो है 2008 से अब तक चल रहा है, ठीक है, जिसमें 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष कितने जिले, 274 जिले शामिल किए गए। इतना जिले मतलब और शामिल किए गए उसमें। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। ये वर्तमान में जो अभी हैं वो 641 जिले में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। अप्रैल कब से, अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। यानी वर्ष 2008 में जो है, कब, वर्ष 2008 में जो है इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन क्या हुआ, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य मतलब कि 9:10 के अनुपात में यह वित्तीय सहयोग दी जाती हैं। यानी इस योजना के तहत जो है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो है 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा के अंतर्गत जो है मजदूरी एवं सामग्री पर राशि का व्यय कितना अनुपात है, तो 60:40 है। मजदूरी एवं सामग्री पर 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ है। मनरेगा का गठन किसके द्वारा, तो मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ है। मनरेगा का जो गठन हुआ है मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ है। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। वर्ष 2015 में जो है विश्व बैंक ने क्या कहा मनरेगा को, कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है मनरेगा। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत, मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है, ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। मनरेगा की जो कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत है तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।